हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिखा ई पाठशाला पर आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अधिगम या फिर लर्निंग। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सीखना या अधिगम, इंग्लिश में सीखना या अधिगम को लर्निंग कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम क्या होता है। तो जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे, अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। यानी कि इस टेक्स्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जन्म लेने से मृत्यु तक यानी कि जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, तो अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं थोड़ा अपने शब्दों में आपको डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि अधिगम क्या होता है। कि जैसे हम मनुष्य जो हैं वो कुछ ना कुछ किसी न किसी गोल को पाने के लिए, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं। आप भी करते होंगे। यदि आपको भूख लगी है तो आप खाना बनाते हैं या खाना मान लीजिए ऑर्डर करते हैं या खाना किसी से मांगते हैं, है ना। मतलब खाने के लिए आप किसी से खाना लेते हैं, तो आप अपनी भूख को तृप्त करने के लिए कुछ अनुक्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी न किसी गोल को पाने के लिए कुछ न कुछ क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो जो वो कुछ न कुछ क्रियाएं होती हैं, हमारी जो अनुक्रियाएं होती हैं, यदि वो सक्सेस हो जाती हैं, यदि वो आपकी पूरी हो जाती हैं अनुक्रियाएं, उद्देश्य जो है आपका वो उन अनुक्रियाओं के थ्रू पूरा हो जाता है, तो यानी कि आपने अधिगम कर लिया, है ना। जैसे हम कह सकते हैं हमारे व्यवहार में, ठीक है, मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीखते हैं। ठीक है, साइकिल चलाना सीखने के लिए आप पहले दिन जब साइकिल चलाएंगे तो आपको बहुत डर लगेगा, है ना। आपका हैंडल ठीक से आप वर्क नहीं कर पाओगे, आप मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ठीक से आप पैडल नहीं चला पाओगे। लेकिन जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप साइकिल को जो है आसानी से चलाने लगेंगे। यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, है ना। और आपके व्यवहार में ये स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में आपके जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। तो हमने ये जाना अपने अनुभव से, है ना, अपने अनुभव से, या हमें प्रशिक्षित किया जाए, या फिर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर बहुत सारी अनुक्रियाएं करके अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम अपने आप को किसी भी प्रकार के वातावरण में समायोजित करते हैं और मनुष्य जो है इस समायोजन की प्रक्रिया को अपने वातावरण में जारी रखता है और उससे सीख लेता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अधिगम का एक आपको मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, और वो पहली बार कैंडल को देखता है। जब वो पहली बार कैंडल को देखता है तो अपना हाथ आगे करता है इस कैंडल को छूने के लिए। ठीक है, तो देख रहे हैं आप कि बच्चा जो है हाथ आगे कर रहा है कैंडल को छूने के लिए। तो जब वो कैंडल को छूने का प्रयास करता है, वो उसके अंदर उत्सुकता होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है ना, इससे मुझे क्या फील होगा या ये क्या है ना। तो बच्चा जो है उस कैंडल को छूने का प्रयास करता है, और जैसे ही वो पहली बार मोमबत्ती की कैंडल की लौ को हाथ लगाता है तो वो जल जाता है। तो उससे वो सीख लेगा कि इस कैंडल से मुझे क्या है, जलन होती है या दर्द महसूस होता है, तो दोबारा मुझे इसको नहीं छूना है ना। तो वो उसने क्या किया, अपने व्यवहार में ये परिवर्तन लाएगा। तो जब नेक्स्ट टाइम, जब अगली बार वो किसी भी कैंडल को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि उसे जो है अपने हाथ से उस कैंडल को नहीं छूना है ना, क्योंकि वो जल जाएगा। यानी कि उसने व्यवहार में अपने परिवर्तन कर लिया, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि वातावरण में अपने आप को उसने समायोजित कर लिया, या उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो गया। तो इसी को हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अधिगम की कुछ परिभाषाएं दी हैं मनोवैज्ञानिक ने, तो उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने कहा है सीखना है जो वो विकास की प्रक्रिया है। तो सीखना क्या है, वुडवर्थ के अनुसार एक विकास की प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलती रहती है। जैसे विकास भी हम क्या कहते हैं, हमारे जन्म के पूर्व शुरू होता है विकास, लेकिन सीखना जन्म के बाद से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। जेपी गिलफर्ड साहब ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यानी कि जो बच्चा था उसने अपने व्यवहार
कैसा व्यवहार किया, उस कैंडल को छूने का प्रयास किया, उस कैंडल को छूने के लिए अनुक्रियाएं की। तो उस कैंडल को छूने के लिए जो उसने व्यवहार किया और उसको छूने के बाद जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसी को गिलफोर्ड जी ने कहा है यही हमारा सीखना होता है ना। फिर गेट्स ने कहा है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि हम जो भी अपनी डेली लाइफ में सीखते हैं वो क्या है, वो या तो हम अनुभव से सीखते हैं या हमें उस चीज़ के लिए प्रशिक्षित किया गया है ना। जैसे हम सब लोग टीचर बनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है या तो आप एजुकेशन सब्जेक्ट किससे बिलोंग करते होंगे या फिर आप सभी टीचर बनना चाहते होंगे, इस लाइन में कुछ करना चाहते होंगे। तो हमें प्रशिक्षित किया जाता है टीचर बनने के लिए। हम बीटीसी करते हैं, बीएड करते हैं, तो इन सारे कोर्सेज़ में हमें प्रशिक्षित किया जाता है कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है। तो इसी को अनुभव को और प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी कि देखिए प्रशिक्षण लेने से पहले आपको कुछ भी नहीं पता होता कि हमें बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, बच्चे की क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से हम उन्हें कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये सब आपको या हमें कुछ नहीं पता होता। लेकिन जब हम बीएड या बीटीसी करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी डिसक्वालिटी क्या है ना, वो सब हम जान जाते हैं। तो हमें क्या है, प्रशिक्षित कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। और इसी को हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए अधिगम को कुछ चीज़ें प्रभावित करती है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होंगी तब तो हम अधिगम की प्रक्रिया कर पाएंगे, किंतु अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से यदि हम स्वस्थ हैं, यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं है, हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तब तो हम सीखना चाहेंगे। लेकिन मानसिक रूप से हमें कोई थकान है या हमें कोई स्ट्रेस है ना, तो हम कैसे सीख पाएंगे, है ना। आपकी कोई कंडीशन ख़राब है ना, मान लीजिए फाइनेंशियली आप वीक हैं या फिर कोई किसी बीमारी से परेशान है ना, तो इन सारी कंडीशंस में हम सीखना नहीं चाहेंगे, हमारा कुछ मन नहीं करेगा, हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हम सीखना नहीं चाहेंगे। तो ये स्वास्थ्य जो है वो अधिगम को डायरेक्टली प्रभावित करता है। फिर है सीखने की इच्छा, ठीक है। यदि हम चाह रहे हैं सीखना, यदि बच्चा जो है वो सीखना चाहेगा तभी आप उसको सिखा सकते हैं। कोई छोटा बच्चा है, अगर उसकी सीखने की इच्छा नहीं है, मान लीजिए आप उसको हिंदी पढ़ा रहे हो लेकिन उसका मैथ्स पढ़ने का मन है, तो वो हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेगा, उसके सीखने की इच्छा हिंदी में नहीं है, उसकी सीखने की इच्छा मैथ्स में है, तो उसको आप मैथ्स पढ़ाइए। तो जिस टाइम जो अनुकूल है बच्चे के लिए, हमें उसको वही पढ़ाना चाहिए, वही चीज़ें सिखानी चाहिए। फिर है आपका प्रेरणा। सीखने के लिए प्रेरणा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम सब लोग अपनी लाइफ में ये चीज़ें बहुत रियलाइज़ कर चुके होंगे कि किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा जो है वो मनुष्य को सीखने के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि आंतरिक प्रेरणा हो सकती है या वह प्रेरणा हो सकती है। यानी कि जो कोई छोटा बच्चा है, यदि आप उससे कहेंगे कि अगर आप अच्छे से काम कर लोगे तो मैं आपको 2 टॉफ़ीज़ दूंगा, है ना, तो वो बहुत जल्दी से काम कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे टॉफ़ी मिलने वाली है, उसे कोई पुरस्कार मिलने वाला है। और अगर आप कहोगे अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको कोई दंड दूंगी, है ना, कोई पनिशमेंट दूंगी, तब भी वो बच्चा जल्दी करेगा या आपसे डरेगा ना, उस डर की वजह से कि उसको पनिशमेंट मिलने वाली है, इस डर से वो काम करेगा, अधिगम करेगा या सीखेगा। तो प्रेरणा जो है वो बाह्य रूप से भी हो सकती है और आंतरिक रूप से भी हो सकती है। यानी कि आपकी कोई आवश्यकता है ना, तो आप उस आवश्यकता से प्रेरित होकर अधिगम करना चाहेंगे, है ना। तो प्रेरणा का मतलब ये हुआ। फिर विषय सामग्री का स्वरूप, यानी कि अगर विषय सामग्री बच्चे के एज के अकॉर्डिंग है, यानी कि अगर आप किसी फर्स्ट क्लास के बच्चे को 3rd क्लास का सिखाओगे तो वो नहीं सीखना चाहेगा, क्योंकि वो उसकी सामग्री का स्वरूप जो है वो बच्चे के अनुकूल नहीं है ना। तो क्या करना है, बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको विषय सामग्री प्रोवाइड करानी है। फिर है वातावरण। जैसे वातावरण जो है सीखने का वो आपका बहुत ज़रूरी
एलिमेंट है सीखने के लिए, है ना। जैसे जो भी वातावरण है, अगर मान लीजिए कहीं स्कूल है ना, और उसके आसपास कुछ फैक्ट्रीज़ हैं या फिर रोड के साइड में है स्कूल, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत सारी आवाज़ें होंगी, है ना। लाइट जो है, लाइट की व्यवस्था ठीक से नहीं है ना। और कक्षा में जो है बच्चों के भी बैकग्राउंड अच्छे से, अगर अच्छे बैकग्राउंड के नहीं आते तो बहुत अपशब्द बोलने वाले हैं, है ना। तो इस तरह के वातावरण जितना ज़्यादा सकारात्मक होगा, बच्चा सीखने में भी उतना ही अधिक रुचि लेगा। तो वातावरण जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। फिर है शारीरिक व मानसिक थकान। अब मान लीजिए आपको, हमें किसी बच्चे को मान लीजिए खूब कुछ सिखाना है हमें, लेकिन वो बच्चा जो है सुबह कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करके आया है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, तो वो बच्चा जो है सीखने के लिए उस समय तैयार नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसकी शारीरिक व मानसिक थकान को भी दूर करना है। तो हम उन्हें पहले कुछ इंटरटेनिंग करके बता सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, उसके बाद हम उन्हें पढ़ाएं, है ना। जैसे उनकी थकान से जो है वो अपनी थकान को भूल जाएं, है ना। फिर हम कुछ पढ़ाएं, तो हम जब थके नहीं होंगे, जब हमारा शरीर और मानसिक रूप से हम थके नहीं होंगे, तो हम जल्दी सीख लेंगे। तो थकान भी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। फिर है सीखने की इच्छा। तो देखिए, सॉरी, ये रिपीट हो गया है, सीखने की इच्छा तो मैंने आपको बताया ही था। सीखने की इच्छा जो है क्या है कि बच्चा जब सीखना चाहे उसको तभी वो विषय उसके अकॉर्डिंग ही सिखाएं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार में हम पढ़ेंगे, अधिगम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अधिगम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कार्यशैली के आधार पर, शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर और शिक्षण के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो कार्यशैली के आधार पर अधिगम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक अधिगम, गद्यात्मक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। फिर है शिक्षण उद्देश्य के आधार पर, तो ये यहाँ भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। और शिक्षण के स्तर के आधार पर स्मृति, बोध और चिंतन। अधिगम के प्रकारों के बारे में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में अधिगम के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम अधिगम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। सीखने के कुछ नियम होते हैं जो थॉर्नडाइक साहब ने दिए थे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने, आपने नाम सुना होगा E.L. थॉर्नडाइक का, है ना। E.L. थॉर्नडाइक ने ये नाम दिए हैं, सीखने के नियम दिए हैं E.L. थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो E.L. थॉर्नडाइक ने बताए थे सीखने के मुख्यतः 2 नियम होते हैं, जिनको हम पहले मुख्य नियम और दूसरे वाले को गौण नियम कहते हैं। मुख्य नियम जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और गौण नियम जो है वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुख्य नियम जो है आपके 3 प्रकार के हुए, ये हैं आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम क्या होता है, जब जो बच्चा है वो सीखने के लिए तत्पर रहे, वो सीखने के लिए एकदम तैयार रहे, तो उसे ही हम तत्परता का नियम कहते हैं। फिर है अभ्यास का नियम। तो देखिए, हम सभी अपनी डेली लाइफ में, जैसे मैथ्स है, बच्चे जो हैं अगर वो मैथ्स का अभ्यास करेंगे तब तो सीख पाएंगे। जोड़ घटाना गुणा भाग में आपने उन्हें बताया कि जोड़ हम ऐसे ऐसे करते हैं, और घर जाकर अगर वो अभ्यास नहीं करते या अभ्यास नहीं करेंगे कुछ प्रश्नों का, तो वो भूल जाएंगे कि जोड़ क्या होता है। लेकिन अगर वो अभ्यास करेंगे तो वो उनकी हैबिट में, आदत में आ जाएगा, है ना। अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करेंगे उस जोड़ने का, है ना। तो वो उससे अभ्यस्त हो गए और सीख लिया। लेकिन अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। और उपयोग और अनुपयोग, अभ्यास में जो है 2 मुख्य पार्ट होते हैं, उपयोग और अनुपयोग। यानी कि अगर उपयोग करेंगे तब तो वो सीख पाएंगे, और उपयोग नहीं करेंगे तो वो उसे जल्दी भूल जाएंगे। फिर है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जो है, प्रभाव के नियम में जो कोई भी चीज़ अगर आप बार बार करते हैं, है ना, या कोई भी चीज़ जो प्रभावी होती है, या मान लीजिए आप कोई अनुक्रिया करते हैं, अगर उस अनुक्रिया से आप कुछ सीखे या आपको कोई लाभ मिला तब तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई लाभ नहीं मिलेगा तो आप उससे असंतुष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे आप सीख नहीं पाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। तो अगर आप संतुष्ट होते हैं और उस क्रिया को आप बार बार करना चाहेंगे तो इसे ही हम प्रभाव का नियम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं
गौड़ नियम के बारे में। ये 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बहु अनुक्रिया का नियम। तो देखिए बहु अनुक्रिया का नियम जो है क्या कहता है कि हम बहुत सारी क्रियाएं, अपने उद्देश्य को पाने के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, इसी को हम बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। फिर दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यानी कि आप कुछ चीज़ों को अंशों में पढ़ना चाहेंगे, ठीक। जैसे त्रिभुज है, अब हमने आपको बता दिया ये त्रिभुज है ना, इसमें 3 लाइंस होती हैं, ठीक है, और त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। इस तरह से इकट्ठे मैंने आपको समझा दिए ये है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं आपको नेक्स्ट टाइम क्या है, आधा मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँगी, है ना, तो ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये त्रिभुज है। आज हम भुजाओं के आधार पर ये मतलब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर, है ना। तो मैंने इकट्ठे आपको सब पढ़ा दिया, ठीक। तो ऐसे आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अंश में पढ़ाएंगे तो आप जल्दी सीख लेंगे, है ना। तो यानी कि कोई भी चीज़ हम अगर अंश में पढ़ते हैं तो वो जल्दी सीख लेते हैं। मनोवृत्ति का नियम यानी कि हमारा मन क्या कहता है, हम सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते, तो मनोवृत्ति पर आधारित है कि हम कैसे सीखते हैं, ठीक। फिर है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम में यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको एक जैसी लगती है, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन आपके सामने आई, है ना, आप उसके लिए आपने स्ट्रगल किया, बहुत सारी अनुक्रियाएं की और फिर जो है आप उसमें सक्सेसफुल हो गए, आपने उस उद्देश्य को पा लिया, ठीक। नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो आप वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि आपने पहले किया था, तो आप उस कंडीशन को पहले वाली कंडीशन से जोड़ लेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी, है ना। यही सादृश्यता का नियम है। फिर सहचर्य रूपांतरण का नियम। सहचर्य रूपांतरण का नियम क्या होता है, इसमें आप कोई भी अनुक्रिया करते हैं, है ना, वो एक दूसरे से संबद्ध होती है। यानी जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया सादृश्यता का नियम, इससे ही कुछ मिलता जुलता है कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है, आप उसके वो क्योंकि आप पहली बार आई तब तो आप उसके लिए बहुत सारी अनुक्रियाएं करेंगे, लेकिन दूसरी बार जब आपके पास कोई वैसी ही सिचुएशन आती है तो आप समायोजित हो जाते हैं और जैसे अपने पहले उस चीज़ से उस उद्देश्य को प्राप्त किया था वैसे ही दूसरे वाले को भी प्राप्त कर लेंगे। यही होता है सहचर्य रूपांतरण का नियम। तो हमने सीखने के नियम कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ तक अधिगम के कुछ टॉपिक कंप्लीट होते हैं और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच ई पाठशाला पर जुड़ने के लिए। ई पाठशाला पर जो लोग नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम और फेसबुक चैनल का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।